अगर हम बच्चों की बात करें तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो चीज यही कहूंगा कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिजीज होता है, कोविड इतना सिवियर नहीं होता है। और अगर वैक्सीनेट प्रायोरिटाइज करनी है तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग लोगों को और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन की अब ट्रायल भारत में भी हो रही है। फाइजर वैक्सीन जो बाहर बनी है और उसको एफडीए अप्रूवल मिल चुका है बच्चों के लिए। और वो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने वैक्सीन को भारत में आना की परमिशन दी हुई है और बच्चों में वो लग सकती है। और जो भारत में ट्रायल हो रही हैं 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों में, वो ट्रायल भी अब काफी तेजी से हो रही हैं। और हम सबको यही उम्मीद है कि सितंबर तक या अक्टूबर तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगी और डेटा हमारे पास आ जाएगा और फिर हमें इसका भी अप्रूवल मिल सकता है, जिससे ये भी वैक्सीन जो है बच्चों में लग सकती है। साथ ही सर, अगर हम फाइजर की भी बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। कल फाइजर के सीईओ ने भी ये बात बोली है दैट वी आर वेरी क्लोज फॉर द एग्रीमेंट। सो हम सोच समझ सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ डोजेस की जो बात हुई थी जुलाई में, ऐसा हो पाएगा? तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फाइजर और गवर्नमेंट की काफी टॉक्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। जो भी उनके डाउट्स थे या जो चाहते थे, काफी हद तक वो सुलझ गई हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जल्दी पे हमारे पास फाइजर की वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे लॉन्ग टर्म में वैक्सीन सबसे ज्यादा हमें डोजेज मिलेंगे, वो भारत वाली जो जो भारत में ही जो वैक्सीन बन रही है उसी के ही मिलेंगे। चाहे हम कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, तो फाइजर हमें सप्लीमेंट करेगा, वैक्सीन वो आ जाएगी। और जैसे हम कह रहे थे कि ऐसी कई सिचुएशन है जहां पे अभी तक जो भारत वाली वैक्सीन है उनके अप्रूवल्स नहीं है, जैसे बच्चों की बात करें तो वहां पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन को वहां पे अप्रूवल नहीं मिला हुआ। तो फाइजर को वहां पे हम यूज कर सकते हैं कि पहले बच्चों में वो लगा सकते हैं, जिससे उनमें भी थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाए। सर, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कहेंगे, क्योंकि लगभग 40+ केसेस अभी भारत में है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो एमआरएनए वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे यस कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कई दफा ऐसा म्यूटेशन होता है स्पाइक प्रोटीन पे, जिसके कारण वायरस में कई चीजें हो सकती हैं जो हमें कंसर्न करती हैं, और तब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। उसमें पहली चीज तो ये हो सकती है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो हम जो हमारे एस रिसेप्टर्स हैं उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो जाता है। तो तब एक चिंता का विषय हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि वायरस ज्यादा विरुलेंट हो गया है, ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, वो फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है और जो लोगों को निमोनिया हो रहा है, डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है। तीसरी इशू ये हो सकती है कि वायरस ने इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बना लिया है, कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो गई है। जो लोगों को पहले इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी आई है उससे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और उनको री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। या जो हम दवाइयां दे रहे हैं वो इतनी कामयाब नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन जो ये वायरस है, ये अब इफेक्टिव, स्पेशली एंटीबॉडीज के साथ इतना और इफेक्टिव नहीं है। चौथी चीज ये भी हो सकता है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया और अब हमारे टेस्ट में ज्यादा पिकअप नहीं हो रहा है। अगर इनमें से कुछ भी हो तो हम तब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। ज्यादातर हमने देखा है जो वायरस है वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट भी देखा कि वो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, केसेस हमारे एकदम बढ़ने शुरू हो गए। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। अभी अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाए कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं, नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशन में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है।
इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है, और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। सर, एक तरफ अनलॉकिंग है, दूसरी तरफ वायरस में दोबारा से म्यूटेशन देखा जा रहा है। पहले जो सेकेंड वेव आया था उसके लिए अल्फा तो जिम्मेदार था ही, साथ ही डेल्टा वेरिएंट को भी बताया गया था। ऐसे में सर जो ये स्थिति बनी हुई है, क्या कह सकते हैं थर्ड वेव को लेकर? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। अगर हम वो दूरी रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसॉल है वो ना बने, तो वायरस आगे फैल नहीं पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखना है। दूसरा, सर्वेलेंस करने की जरूरत है कि कहाँ जहां पर भी केसेस ज्यादा हो, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हो रही हो, वहां पे हम लॉकडाउन कर लें जिससे उसको आगे ना बढ़ने दें। और तीसरी चीज, वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आगे आए, वैक्सीनेशन लगाएं, जिससे उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएंगे, जिससे वायरस आगे नहीं फैल पाए। सर, लगभग 1.5 साल हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। कई तो ऐसे बच्चे जिनकी शुरुआत होनी थी वो भी नहीं हो पाई है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि स्कूल कब से शुरू हो पाएंगे? तो आपकी बात सही है कि 1.5 साल से स्कूल नहीं बच्चे जा पाए, और मेरा ये मानना है कि स्कूलिंग एक बहुत जरूरी, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। चाहे वो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, या ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, इसलिए फिजिकल स्कूल जाना बहुत जरूरी है। और स्पेशली कई बच्चे ऐसे हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं आ पाते, उनके लिए उनकी स्कूलिंग तो बहुत ज्यादा सफर हो रही है। इसलिए फिजिकल स्कूलिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि वहां पे इन्फेक्शन ना एकदम फैले। तो कई स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए बना सकते हैं। ये देखें कि आधी क्लासेस करें, आधी एक दिन करें, आधी दूसरे दिन करें, जिससे भीड़ ना इकट्ठी हो, या और किसी टाइप की हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और उस जगह पे स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, लेकिन क्लोजली मॉनिटर करें, जिससे कुछ अगर बढ़े तो स्कूल को हम फिर बंद कर दें, नहीं तो चलने दें। और इस तरह से कुछ हद तक स्कूल जो हैं वो चल सकते हैं, जिससे बच्चों की एजुकेशन जो है वो सफर ना करे। बिल्कुल सर। सर, एक और मेरा सवाल है आखिरी में, वो यही है कि सर ये जो बच्चों की वैक्सीन का सवाल है कि सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक ट्रायल्स कंप्लीट होंगे तब उम्मीद है, तो ये एज ग्रुप क्या होगा सर? 2 से 18 साल होगा? तो भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो अप्रूवल आएगा वो 2 से 18 साल का ही आएगा। कुछ वैक्सीन जो हैं वो 12 साल से ज्यादा उम्र के लिए हैं, कुछ ने 6 साल से ज्यादा उम्र के लिए ट्रायल किए हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें भारत बायोटेक की वैक्सीन, तो वो 2 साल से 18 साल के लिए है, कुछ 6 साल से ज्यादा उम्र के लिए भी हैं। तो वैक्सीन जो है बच्चों में हर एक एज ग्रुप में आ जाएंगी, और हम जैसे जैसे इनका अप्रूवल आएगा बच्चों में भी शुरू कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।